जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। यूएवीज के साथ इंडियन नेवी ने अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स को खरीदने की भी बनाई है योजना। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद F-16 को खोने का गम एक बार फिर से भारत ने याद दिलाया पाकिस्तान को। अगले साल की शुरुआत में CCS से AMCA के फाइनल प्रोटोटाइप को अप्रूवल मिलने की उम्मीद। पठानकोट में आर्मी कैंप के पास हुआ ग्रेनेड ब्लास्ट, सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर। और कैटसा के तहत अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाने को लेकर US थिंक टैंक ने जारी करी वार्निंग। टॉप सोर्सेज के मुताबिक इंडियन ओशन रीजन में चाइना की बढ़ती हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अपनी सर्विलियंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अब इंडियन नेवी आने वाले कुछ सालों में एक बड़ी संख्या में अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म के साथ अनमैन्ड अंडर वाटर प्लेटफॉर्म को खरीदने की योजना भी बना रही है। और जो एक खरीद वाली योजना है ये उस अनमैन्ड प्लेटफॉर्म रोड मैप का हिस्सा है जिसे पिछले महीने टॉप नेवल कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान फाइनलाइज किया गया है। और इस योजना के साथ इंडियन नेवी मुख्य रूप से लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस वाले एरियाज पर कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। और इसी अनमैन्ड प्लेटफॉर्म वाले रोड मैप के हिस्से के तौर पर एक बार फिर से इस मामले से जुड़े ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से कहा गया है कि जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उसे इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा ताकि उस पर फाइटर जेट्स और ड्रोन्स की फ्लीट भी एकोमोडेट हो सके। और जो अमेरिका से 30 प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स को खरीदने वाली डील है तो उसे अगले महीने DAC की तरफ से क्लियरेंस मिलने की उम्मीद जताई गई है और फिर उसके बाद मार्च के महीने तक भारत सरकार की तरफ से उसे अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि IIT दिल्ली एडवांस टेक्नोलॉजी की कोलैबोरेटिव रिसर्च और डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए स्पॉन्सर्ड रिसर्च पार्क्स को स्थापित कर रही है और इस इंडस्ट्री पार्टनरशिप के लिए उन्हें कई सारे प्राइवेट फर्म से करीब 700 करोड़ रुपए तक के प्रपोजल्स रिसीव हुए हैं। और जबकि IIT दिल्ली के साथ एक बड़े पैमाने पर संयुक्त रूप से रिसर्च करने के लिए कई सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी निवेश कर रहे हैं। और जबकि इस कोलैबोरेशन के साथ डिफेंस इक्विपमेंट को डिजाइन और डेवलप करने के लिए DRDO भी IIT दिल्ली में करीब 500 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की योजना बना रही है। आज राजधानी दिल्ली में डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी यानी कि रक्षा अलंकरण समारोह का फेज 1 आयोजित किया गया था और इस दौरान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस के कई सारे वीर योद्धाओं को मिलिट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इंडियन आर्म फोर्सेस के इन वीर योद्धाओं में अपने MiG-21 फाइटर से पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जो कि अब ग्रुप कैप्टन हैं, उन्हें उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए वीर चक्र से नवाजा गया। तो वहीं आज इस समारोह के दौरान पुलवामा हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए मेजर विभूति ढोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया। और मेजर विभूति की वाइफ लेफ्टिनेंट नीतिका ढोंडियाल और उनकी माताजी ने यह सम्मान राष्ट्रपति से ग्रहण किया। इसी तरीके से इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो अमित सिंह राणा को 2 बैक टू बैक ऑपरेशन के दौरान 8 आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। तो वहीं राष्ट्रीय राइफल्स के हवलदार आलोक कुमार दुबे, 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के नायब सूबेदार नरेंद्र सिंह, 11th बटालियन द गुरखा राइफल्स और 37th बटालियन द असम राइफल्स लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लामा, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के नायक नरेश कुमार, द आर्मी एयर डिफेंस के मेजर के विजेंद्र सिंह, कोर ऑफ इंजीनियर्स के कैप्टन महेश कुमार जो कि अब मेजर हैं और जम्मू कश्मीर राइफल्स के लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह कुशवाहा जो कि अब कर्नल हैं। तो इन सभी को भी इनके अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। और जबकि मेजर विभूति के अलावा नायब सूबेदार सोमवीर को भी मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। बाकी इसी तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस के 13 ऑफिसर्स को परम विशिष्ट सेवा मेडल, 2 ऑफिसर्स को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 24 पर्सनल को अति विशिष्ट सेवा मेडल जिनमें एक सिविल से आशु सिंह राठौर और एडिशनल DGPR अनिल कुमार जो कि रिटायर हो चुके हैं वो भी शामिल हैं। और जबकि द कोर ऑफ इंजीनियर्स के सैपर प्रकाश यादव को भी मरणोपरांत उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है। बाकी जहां आज एक तरफ भारत में रक्षा अलंकरण समारोह को आयोजित किया गया जिसमें भारत ने अपने वीर योद्धाओं को सम्मानित किया, तो वहीं दूसरी तरफ आज सोशल मीडिया पर एक बार फिर से हमारे निकम्मे पड़ोसी के कुछ बॉट्स काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दिए। और वे खास करके एक्टिव तब हुए जब सोशल मीडिया पर F-16 को मार गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाली पिक्चर्स सामने आई। तो बस फिर क्या था, ये नाम सामने आते ही जो हमारे पाकिस्तानी बॉट्स हैं उनका सबसे बुरा सपना भी सामने आ गया। क्योंकि तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स का जो सरेंडर था उसके बाद अगर पाकिस्तान कोई चीज नहीं भूल सकता है तो वो ये कि MiG-21 फाइटर से उनका F-16 शॉट कर दिया गया था। और बाकी जिस तरीके से LOC पार करके हमारे बालाकोट बॉयज ने पाकिस्तान के 300-350 के आसपास पेड़ और कौवे गिरा दिए थे तो उसका हिसाब तो खैर अलग ही है। और बाकी हम हमारे निकम्मे पड़ोसी से ये भी पूछना चाहेंगे कि जो वो 300-350 पेड़ गिराए थे उसमें पेड़ ज्यादा कौन से वाले थे, लश्कर वाले थे या जैश वाले थे या फिर पाकिस्तानी आर्मी वाले थे। और हाँ, वो दूसरे पायलट वाली मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है जिसको लेकर DG ISPR की तरफ से कमेंट किया गया था।
आज पंजाब के पठानकोट में स्थित आर्मी कैंप के त्रिवेणी गेट के पास एक ग्रेनेड ब्लास्ट होने की रिपोर्ट सामने आई है और पठानकोट में हुए इस ग्रेनेड अटैक के बाद जम्मू रीजन में भी सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया गया है और इस घटना के बाद से जम्मू पठानकोट हाईवे के अलग अलग जगहों पर भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा चेक पॉइंट्स स्थापित किए गए हैं और वहां से गुजरने वाले हर एक व्हीकल को चेक किया जा रहा है। और बाकी जो ब्लास्ट वाला मामला है इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है और उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया जा रहा है। और अभी तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ग्रेनेड ब्लास्ट वाली घटना कल रविवार को रात को करीब 9 बजे के आसपास हुई थी और अभी जैसे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ग्रेनेड ब्लास्ट में किसी भी तरह की कोई भी कैजुअलिटी होने की रिपोर्ट नहीं है। और बाकी जैसे इस वाली घटना पर कोई भी नया अपडेट आता है तो हमारी डिफेंस अपडेट के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और बाकी इसी तरह के डिफेंस अपडेट और भी तेजी से पाने के लिए आप हमें हमारे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट्स काफी तेजी से मिलते रहते हैं। और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कुछ टॉप सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम AMCA है तो इसके प्रोटोटाइप के फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट को फाइनलाइज कर लिया गया है और अब इसे अप्रूवल के लिए अगले साल की शुरुआत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS के पास भेजा जाएगा। और इस 25 टन के AMCA फाइटर की जो डेवलपमेंट कॉस्ट का अभी तक अनुमान लगाया गया है वो है करीब 15,000 करोड़ रुपए और इसका पहला प्रोटोटाइप 2025 से 26 के आसपास रोल आउट किया जाएगा और AMCA Mark 1 का प्रोडक्शन 2030 या 31 से स्टार्ट होने की उम्मीद है। और बाकी अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानना है तो हमने इस पर भी 2 खास वीडियोस पहले बनाई हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उनको देखने के बाद इस AMCA प्रोग्राम से रिलेटेड आपके अधिकतर क्वेरीज का जवाब आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि आज सोमवार को त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज ने अमेरिका की GEAE टेक्नोलॉजी के साथ LM2500 गैस टरबाइन बेस और एनक्लोजर को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए 10 सालों का बिजनेस एग्रीमेंट साइन किया है। और आपको बता दें कि इस LM2500 गैस टरबाइन इंजन को इंडियन नेवी द्वारा उनकी कई सारी वेसल्स के लिए चुना गया है। और बाकी जो एग्रीमेंट साइन हुआ है तो इस एग्रीमेंट के तहत भारत की जो ये त्रिवेणी कंपनी है ये इस LM2500 गैस टरबाइन इंजन के बेस फ्रेम, एकॉस्टिक एनक्लोजर और लुब्रिकेटिंग ऑयल स्किड को भारत में मैन्युफैक्चर करेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अमेरिका के एक टॉप थिंक टैंक ने इस बात को लेकर चेतावनी जारी की है कि अगर अमेरिका भारत पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी को लेकर कैट्सा के तहत कोई भी प्रतिबंध लगाता है तो फिर ये प्रतिबंध अमेरिका के लिए ही एक नुकसान की तरह साबित हो सकता है और इससे भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो कई दशक पीछे हो सकते हैं। और इसलिए US थिंक टैंक ने इस बात को लेकर सजेशन दिया है या तो अमेरिका इस मामले में भारत को पूरी तरीके से छूट दे या फिर केवल लाइट और सिंबॉलिक सैंक्शंस ही लगाए। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट पहले भी इस बात को क्लियर कर चुकी है कि राष्ट्र के हित में जो भी होगा तो उसको करने से कोई भी तीसरा देश भारत को नहीं रोक सकता है। लेकिन फिर भी इस मामले में हम आपके विचार जरूर जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि S-400 की डिलीवरी पर अमेरिका की तरफ से भारत पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगेगा या नहीं लगेगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है जिसमें अभी हाल ही में बिजनेस वर्ल्ड के मनीष कुमार झा के साथ इसरो के चेयरमैन डॉक्टर K सिवन ने कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट दिए हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन को और भी सिक्योर करने के लिए इसरो क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और भारत के पास भी जल्द ही सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। और जबकि नाविक नेविगेशन सिस्टम पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि भारत का जो नाविक है उसके लिए हमारे पास 7 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस हैं और वो बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, लेकिन इनके लिए जो क्लॉक्स इंपोर्ट की गई हैं उनमें से कुछ क्लॉक्स में फेलियर पाए गए हैं। तो इसलिए इन क्लॉक्स में आने वाले फेलियर्स को ओवरकम करने के लिए अब हमने खुद ही स्वदेशी तौर पर अपने सिस्टम्स के लिए एटॉमिक क्लॉक्स को विकसित किया है और स्वदेशी तौर पर विकसित की गई इन एटॉमिक क्लॉक्स के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे पाए गए हैं। और इसलिए उनका कहना था कि निकट भविष्य में हम अपनी स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक के साथ अपनी नेविगेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे ताकि हमारी जो सैटेलाइट नेविगेशन कॉन्स्टलेशन है वो और भी एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करे। बाकी बिजनेस वर्ल्ड के साथ इसरो चेयरमैन के इस इंटरव्यू को अब उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। तो आज ही के दिन 1971 में बैटल ऑफ हिली, जिसे बैटल ऑफ बोगोरा भी कहा जाता है, तो इसकी शुरुआत हुई थी। और ये 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर की एक ऐसी लड़ाई थी जो 22 नवंबर 1971 से स्टार्ट हुई थी और 18 दिसंबर 1971 तक चली थी, यानी कि उस दिन तक जिस दिन पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था। और इस बैटल ऑफ हिली को आमतौर पर पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, वहां पे लड़ी गई सबसे भीषण लड़ाई के रूप में माना जाता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।